चलो ठीक है, हम ही क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट नहीं है ना? बायोमॉलिक्यूल्स में तो स्ट्रक्चर वगैरह बहुत है। अच्छा एक चीज बताओ, प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होता है, ये तो पता होगा, ठीक है? प्राइमरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, पता है ना? यस सर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, है ना? तो प्रोटीन में जो है सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टेरेसरी स्ट्रक्चर। टर्सरी क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। अच्छा टर्सरी क्यों होगा या क्वाटरनरी फिर क्यों होगा, बताओ तो। अच्छा स्टेबिलिटी किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं, पहले बता सकते हो ये? लेस स्टेबिलिटी, लेस रिएक्टिव होगा। हाँ रिएक्टिव होता है, ठीक है, बट ये रिएक्टिविटी कैसे पता करें कि इसका लेस है इसका ज्यादा है? देखो जैसे तुम बोल रहे हो क्वाटरनरी कोई टर्सरी बोल रही है, एक्चुअली क्वाटरनरी होता है स्टेबल, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तुम देखो बहुत ही ज्यादा कॉइलिंग होता है, ठीक है? वहां पे बॉन्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये बात सही है कि लेस रिएक्टिव होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है? लेकिन एक चीज तुम लोग पढ़े हो, ठीक है? तो उसमें से क्या हम प्रोवाइड करेंगे जो डिजनरेट कर जाएगा, वो होता है टेम्परेचर, ठीक है? तो ये चीज है। और तुम लोग का जैसे क्वेश्चन है बॉन्ड पे पूछ सकता है, ठीक है? तो प्रोटीन का फॉर्मेशन, अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड फॉर्मेशन, इस दोनों से क्या समझते हो बताओ तो? पेप्टाइड फॉर्मेशन कब होता है, किसके किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? तो आई मीन कौन से, जैसे हम तो नॉर्मली बोलते हैं NH3 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 NH3, मतलब अमाइनो एसिड्स बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट बन गया तो वहाँ प्रोटीन बना देता है। तो एग्जैक्टली ये बताओ कि जैसे NH3 है, अगला भी NH3 होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड कब फॉर्मेशन होगा इस दोनों के बीच में? बताओ। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। जैसे अच्छा एक बात बताओ, जैसे एमिनो एसिड है, ठीक है? तो एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, तो मिनिमम कितना एमिनो एसिड का यूनिट जब एक साथ मिलेगा तो प्रोटीन बनेगा? प्रोटीन ऐसे हेट्रोपॉलीमर है तो 2 से हाँ ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा में प्रोटीन बन जाएगा। मान लो 2 से 3 अमाइनो एसिड को हम मिला देंगे नहीं, तो किस लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड को प्रोटीन कहते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन कितना यूनिट, ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ इतना, क्योंकि उसी हिसाब से अमाइनो एसिड को भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहने का मतलब ऐसा अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? तो कितना अमाइनो एसिड को तुम एक साथ जोड़ सकते हो? ऐसा क्वेश्चन तो क्यों इसमें तो है नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा है नहीं, बट ये इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? स्टेटमेंट में इस तरह क्वेश्चन आता है, तो वो याद रखना कि 20 अमाइनो एसिड कम से कम मिलेगा तभी प्रोटीन बना पाएगा, ठीक है? अब जैसे हम बताए कि मान लो सपोज दैट हेट्रोपॉलीमर लॉन्ग चेन है, तो सपोज दैट NH3 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 सब मिलेगा एक साथ तब ना होगा। तो एक NH3 अगला इस कंपाउंड के किस मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा, तभी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा या पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा, या पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है तभी प्रोटीन बनता है। तो जब पेप्टाइड फॉर्म का तब कैसे करता है? मान लो 2 अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करेंगे तभी पेप्टाइड बनेगा। तो मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरा मॉलिक्यूल का कौन किससे वो कनेक्ट होकर वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये पूछना था क्वेश्चन। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं ना। हाँ पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है बता दो। सर एक डिहाइड्रेशन ऑफ H2O निकलेगा। हाँ H2O का निकलता है इसमें COO बॉन्ड एक साथ और उधर से NH2 एक साथ, तो H2O डिहाइड्रेशन होके निकल जाएगा, COO NH बॉन्ड बचता है। देखो
जैसे बताए कि ये जैसे NH3 दिख रहा है तुमको, ये एक मान लो यूनिट है, अगला उसका हाइड्रोजन के साथ N को जोड़ना पड़ेगा तभी ये पेप्टाइड है। तुम जो बोला वो सही है, ये भी एक है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? प्राइमरी जिसका फंक्शन हमें पता हो ये क्या काम करता है क्या, इसके हाँ, बारे में। सेकेंडरी में जिसके बारे में उसके फंक्शन का अभी तक नहीं पता चला है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो बहुत सारा है, एग्जांपल तुम्हारे बुक में जिसके बारे में हम लोग को पता है, तुम देखो उसमें क्या कहते हैं, पिगमेंट्स उससे अच्छा, हाँ पिगमेंट्स वगैरह सबका तो उसका पता है हम लोग को, ड्रग्स है वो सब वो बॉक्स वाला याद रख लेना कि तुझसे क्वेश्चन पूछता है, वो तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, उसमें ड्रग्स वगैरह जो यूज है, आई मीन ड्रग्स वगैरह का जो एग्जांपल है उसके बारे में तो हम लोग को पता है, तो कैसे बोल सकते सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट? प्राइमरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम करता है, लेकिन सेकेंडरी का हाँ ठीक है, ये तो सही था। और सेकेंडरी का होस्ट में फंक्शन नहीं पता है, लेकिन हम लोग को जैसे दूसरों को बेनिफिट होता है, ह्यूमन वेलफेयर। हाँ हाँ, ये चीज है, दूसरे को बेनिफिट हो ह्यूमन के हिसाब से अगर तुम बात करो तो, जब सेल में है, सेल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो ना डायरेक्टली उस चीज को आई मीन यूज कर लेता है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी उसको डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट करता है, इसलिए किसी और को हेल्प करता है और उस सेल को हेल्प नहीं करता है वो, ठीक है, ये चीज होता है। अच्छा एक और चीज बताओ हमको अच्छा डीएनए में एक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, तो बता अच्छा न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा तो वो डीएनए बनेगा, तो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सा आई मीन कौन सा पार्ट आता है, आई मीन उस वो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट किस किस पार्ट से करता है? न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट कंसिस्ट करता है, फास्फोरस, सुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर जो है कौन सा ग्रुप का रहता है? 2 टाइप का शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक वो नहीं पूछ डीऑक्सीराइबोज रहे हैं, शुगर। नंबर ऑफ कार्बन बताओ, जैसे बोलते हैं हेक्सोज, 5 पेंटोज, कौन पेंटोज सा एंड शुगर? हेक्सोज। पेंटोज ठीक है, चलो और ठीक है, पेंटोज मिल नहीं रहता है। एक और चीज बता दो कि फास्फोरस जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है उसमें, आई मीन आयंस का फॉर्म बताना हमको कि किस आयन में वो इंटेक कर सकता है या फॉस्फेट, फिर उसका PO4 हाँ PO4 2 माइनस। PO4 2 माइनस या PO4 माइनस है? PO4 माइनस। PO4 एंड PO3 दोनों काम आता है, PO4 माइनस एंड PO3 माइनस, ठीक है, इसको याद रख। अच्छा एक और चीज बताना, जैसे तुम बोले कि शुगर है और क्या है, फॉस्फेट आयन है और नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, तो शुगर से नाइट्रोजन बेस का क्या बॉन्ड का नेम होगा और शुगर से फॉस्फेट का क्या नेम होगा, बता दो। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर से नाइट्रोजनस बेसिस का एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, सिडिक बॉन्ड एंड और फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। डाइस्टर होगा, ठीक है, फॉस्फोएस्टर भी दे ऑप्शन के हिसाब से अपना माना फॉस्फोडाइस्टर को, डाइस्टर तब बोलेंगे जब दोनों साइड से जो चेन रहता है उसमें डाइस्टर होते हैं ना। हाँ ठीक है, वो भी सही हुई है, हाँ वही होता है फॉस्फोडाइस्टर, ऐसे नॉर्मल फॉस्फोडाइस्टर हमेशा ऑप्शन में रहता है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से मारना, देख लेना, ठीक है।
चलो एक एग्जांपल बता दो, लेसिटीन समझते ना? लैकेटीन, हाँ लेसिटीन, हाँ लेसिथीन है, सॉरी लेसिथीन है, ये चाहिए ना। तो वो क्या है? ऑप्शन है तुम्हारे पास, स्टेरॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है और स्फेनोगोलिपिड है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोले? स्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड और होगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। साइटिडीन, साइटिडीन, हाँ। ऑप्शन दी सर। लेसिथीन, जो देखो सुनो, लेसिथीन ग्लाइकोलिपिड ने फॉस्फोलिपिड होगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। साइटिडीन बताओ, साइटिडीन इज इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड, हाँ न्यूक्लियोसाइड। एक चीज तुमको और बताना है, कोई वैसा कंपोनेंट का नाम बताओ जिसमें न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट हो। सर फिर से हुआ। वैसा कंपोनेंट का नाम बताना है जिसमें न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड दोनों प्रेजेंट हो। तुम्हारा ऑप्शन है शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और बोथ ANC। शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और बोथ ANC। एक ऐसा कंपोनेंट का नाम बताना है जिसमें दोनों प्रेजेंट है, दोनों मतलब न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड भी प्रेजेंट है। इसमें पहला ऑप्शन बता रहे हैं शुगर, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा फॉस्फेट, तीसरा है नाइट्रोजन बेस और चौथा है ANC। ANC, ठीक है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर तो जब तक डायग्राम होगा नहीं तो उसमें क्या पूछेंगे। हाँ, इंजाइम के बारे में, इंजाइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक और चीज बता दो, ठीक है, क्रिएटिन समझते हो? क्रिएटिन, यस सर। क्रिएटिन जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन तो पढ़े ही होगे, ठीक है, पढ़े हो ना? तो उसमें से वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्रिएटिन प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के किस स्ट्रक्चर में? ऑप्शन है तुम्हारा पैरेलल बी सीट, एंटी पैरेलल बी सीट और अल्फा हेलिक्स और नॉन ऑफ दीज। अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। द प्रोटीन विच हैज टेन द रेट ऑफ अ गिवन मेटाबॉलिक conversation. The protein which has 10 the rate of a given metabolic conversation are called. Catalyst. ऑप्शन इज The protein which has 10 the rate of a given metabolic conversion are called. पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है मेटाबोलाइट, तीसरा है एंजाइम और चौथा है नन ऑफ दीज। सर हिंदी में क्वेश्चन को बोले समझ नहीं पा रहे। नहीं समझ पाया? देखो मतलब कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना, उसके रेट को कन्वर्ट करना है। एंजाइम, ये प्रोटीन एंजाइम काम करता है जिसमें, हाँ एंजाइम वही चीज है, ठीक है। अगर
कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है और एंजाइम उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कैसे जाएगा? लोअरिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीज या अनइंक्रीज हो गया? ठीक है, होगा। एंजाइम से क्वेश्चन पूछता है, फिगर डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बताओ। एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस एंड एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड और कॉल्ड। देखो, एंजाइम लाइगेज रिमूवल, जहां पे रिमूव करना हो, लाइगेज का मतलब होता है, लाइगेज रिमूव करता है फ्रॉम सबस्ट्रेट टू मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो लाइगेज में रिमूव होगा। लाइगेज में रिमूव कभी होगा? लाइगेज का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तुम लोग पढ़े होगे डीएनए। लाइसेस हाँ, लाइसेज। तो ट्रांसफेरेज की तरह है ना? नहीं 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 नहीं, ऑप्शन लाइगेज है, लाइसेज है, हाइड्रोलेजेज है, डीहाइड्रोजिनेजेज है, तो वो रिमूव कर रहा है ना। लाइगेज का मतलब क्या है? जोड़ना, लाइगेट करना। लाइगेट को बोलता भी है कि वो ग्लू की तरह काम करता है। ठीक है, लाइसेजेज होगा, उसका मतलब है ब्रेक डाउन। एक एंजाइम का ही क्वेश्चन है, शायद तुम लोग के पास जो दिया गया है, वो भेजा गया, उसमें होगा। ठीक है ना, एक लिखा है एग्जाम्पल बताना आइसोजाइम का, और इसमें जो ऑप्शन है अल्फा एमाइलेज, ग्लूकोकाइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड ऑल ऑफ दीज। एक आइसोएंजाइम का एग्जाम्पल बताना है इस चारों में लिखा है अल्फा एमाइलेज, ग्लूकोकाइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड ऑल ऑफ दीज। बताओ। क्वेश्चन फिर से पढ़ें? नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता। आइसोएंजाइम क्या होता है? अरे आइसोएंजाइम, एपोएंजाइम, कोफैक्टर्स नहीं पढ़े हो? ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोएंजाइम नहीं है, लेकिन आइसोएंजाइम कैसे नहीं है? होना तो चाहिए, तो क्वेश्चन पूछता है बहुत। प्रोस्टैटिक है, कोएंजाइम है, और एक आइसोएंजाइम कहने का मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो। आइसो सिमिलर, सेम। आइसो का मतलब सेम हो गया। ठीक है, तो कोई भी एक एंजाइम का अगर मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें एक ही एंजाइम का बहुत सारा मॉलिक्यूलर फॉर्म है, साथ साथ में उसी के पास बहुत सारा सबस्टेट भी है जो एक्टिव, मतलब उसको सिमिलर सबस्टेट होना चाहिए। कहने का मतलब कि मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एंजाइम occurring in the same organism and having a similar substrate activity are called isoenzyme। समझे? समझ में आया? हाँ सर। मतलब इसमें कहना चाह रहा है ना कि मॉलिक्यूल जो मतलब एंजाइम है, ठीक है ना, एक एंजाइम का एक से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता ही है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा है, और उसमें जो है, ठीक है, एक्टिवेशन एंजाइम भी, एक्टिवेशन एंजाइम मान लो एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसमें कोई एंजाइम डाले, ठीक है, और उसी एंजाइम का दूसरा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमको मिला,
ठीक है, और वो भी उसी सबसेट पे एक्टिव साइट, एक ही एक्टिव साइट अगर देख रहा है तो ये आइसोएंजाइम हो जाएगा। मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें प्रेजेंट है वो नॉर्मली आइसोएंजाइम कहलाता है बस। और इसमें कुछ तो है नहीं, इसमें आंसर तीनों होगा। ठीक है, ये तो सर तुम्हारे उसमें दिया नहीं है, क्या कहते हैं, जो भेजे हैं सर असाइनमेंट, उसमें इस तरह का क्वेश्चन है एक, देखना। और एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। द प्रोटीनियस मॉलिक्यूल दैट ज्वाइंस अ नॉन प्रोटीन टू अ स्टैटिक ग्रुप टू फॉर्म ए फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड। हमारे उसी का क्वेश्चन है, एपोएंजाइम। एपोएंजाइम, ठीक है। और बात फिगर से क्वेश्चन तो कैसे पूछे, तो फिगर से क्वेश्चन, फिगर का क्वेश्चन थोड़ा कर लेना। और एंजाइम का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसमें है ना डायग्राम वाला, तो वो आंसर तुम मतलब वो क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि पूछता। और नीचे में टेम्परेचर, पीएच का भी पाराबोला वगैरह जो दिया हुआ है ना, उस तरह का क्वेश्चन पूछोगे। सॉरी, उस तरह का जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से मतलब कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है एंजाइम का क्या है। एंजाइम का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है प्रोटीन स्ट्रक्चर से, और क्वेश्चन कभी वैसा नहीं पूछेगा। और बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुम जवाब दिए ही, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होगा और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो सब कॉमन क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो पूछेगा एंजाइम से पूछेगा, एंड कोफैक्टर वगैरह याद करना, और क्या। ठीक है, सेल साइकिल में, सेल साइकिल का कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कोई टॉपिक में तो पूछ सकता है, और अगर क्वेश्चन है तो पूछो। सेल साइकिल में तो बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ असाइनमेंट से पूछो। बायोमोलिक्यूल में एक टॉपिक है, हाँ, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। उसमें एक टर्न ओवर, ये सब कुछ है। ये टॉपिक पढ़ा, थोड़ा बता दीजिए। डायनामिक मतलब मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछ रहा है। हाँ, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो डायनामिक स्टेट मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डायनामिक स्टेट समझता है, डायनामिक मैकेनिज्म समझते हो ना, तो मतलब एक ही सेल में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और अगर उसमें तुम मेटाबॉलिज्म क्या होता है बताओ तो। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग इन अपस्ट्रीम। अच्छा, हाँ, इन कोई एक पर्टिकुलर सेल में बोलो, या कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम में बोल सकता है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या आ सकता है, मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप, कैटायनाबॉलिज्म। क्या कोई एक सेल में एक साथ दोनों प्रोसेस हो सकता है? हो सकता है, तो वही डायनामिक स्टेट हो गया, समझे? लिखा है, हाँ सर। हाँ, और उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो हाँ, बोलो बोलो। टर्न ओवर, इसमें टर्न ओवर, हाँ हाँ समझ रहे। टर्न ओवर, ये लाइन पूछ रहा है, एनसीईआरटी का लाइन है क्या? हेडलाइटेड सर, हाईलाइटेड किया हुआ इसको। एनसीईआरटी का है? हाँ सर, एनसीईआरटी का। एक हम देख लेते हैं, कुछ होगा और आगे। हेलो हेलो, हाँ देखो, इसमें टर्न ओवर कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, कि कोई भी जैसे मान लो एंजाइम है, ठीक है, सॉरी, कोई भी मतलब मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है, ठीक है, कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स है, तो उसका कहने का मतलब है, मान लो वो कोई एक फॉर्म में है, फिर वो चेंज हुआ, ठीक है, फिर
वो मॉलिक्यूल फिर और अलग अदर फॉर्म में चेंज हुआ तो यही होता है टर्नओवर। जैसे मान लो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहला ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किस फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज किस फॉर्म में टूटेगा। जैसे कोई भी तुम केमिकल रिएक्शन बोलो, जैसे बोले ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज किस फॉर्म में टूटेगा उसके बाद, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, बताओ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये भी तो फिर किसी ना किसी फॉर्म में टूटेगा। ये जो टर्नओवर हो रहा है इसी को हम लोग बोल रहे हैं टर्नओवर। जो है कोई भी मॉलिक्यूल है वो हम कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है, फिर ये भी तो कन्वर्ट होगा, फिर वो आगे भी कन्वर्ट होगा, इसी प्रोसेस को टर्नओवर बोल रहा है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म में होता है। समझ आया? हाँ सर। उसका नेक्स्ट तुम लाइन पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है दे आर कॉन्स्टेंटली चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो अदर मॉलिक्यूल से बनता है तो भी टूट भी रहा है, और वो जो है वो आगे भी टूट रहा है, इसलिए वैसा बोल रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो यही है। हाँ, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एमिनो एसिड मेकिंग एन एमाइन। हाँ, एक लिखा हुआ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन और रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड मेकिंग एन इनटू अमाइन, रिमूवल ऑफ अनऑर्गेनिक न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन। हाँ, तो क्या हुआ इसमें, क्या दिक्कत है? मतलब CO2 एमिनो एसिड से निकाल दिया जाने के बाद उसको एमाइन कहने लगता है। हाँ, अमाइनो एसिड, हाँ, तो आज इनटू एन एमाइन है, मतलब एक एमाइन ग्रुप बना रहा है वो, एमाइन फॉर्म। सर एक बगल में लिविंग स्टेट, इसमें क्या दिया है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज में है, बगल में ही। अच्छा नेक्स्ट पेज, अच्छा हाँ, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक टॉपिक। अच्छा, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी? नहीं सर, पेज नंबर 153। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। द लिविंग स्टेट एक टॉपिक है। हाँ, सर इसमें अच्छा, क्या लिविंग स्टेट टॉपिक है। हाँ, लिविंग स्टेट हाईलाइटेड जो किया हुआ है, हेंस द लिविंग स्टेट इज नॉन hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work, ठीक है। अच्छा, चीज तुम यहाँ पे बताओ, ठीक है, कोई भी लिविंग स्टेट इक्विलिब्रियम में रह सकता है, स्टडी स्टेट। तुम पहले एक चीज, एक कॉमन सा चीज समझना, हम लोग का बॉडी है, क्या हम लोग का बॉडी ऑलवेज कांस्टेंट रह सकता है? नहीं रह सकता है, ठीक है। बट कांस्टेंट में नहीं रहने के बावजूद प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, वो उसका लिविंग स्टेट कहला जाता है। वही चीज उसमें बोलना चाह रहा है, समझे? फिर से एक बार सर। फिर से देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग का खुद का बॉडी लो, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इतना आवाज क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम है क्या? हाँ सुनो आराम से, स्पीकर प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो कोई भी लिविंग स्टेट है, आई मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब लिविंग सिस्टम है, तो क्या वो हमेशा कॉन्स्टेंटली रह सकता है? कॉन्स्टेंटली नहीं रह सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं रहने के बावजूद भी वो फंक्शन जो है, वो वर्क जो है प्रॉपरली वर्क जो है वो कर रहा है, परफॉर्म, जो उसका वर्किंग का जो परफॉर्मेंस है वो सब कुछ सही है, तो उसी को हम लोग लिविंग स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता है, एक जैसा हमेशा नहीं रख सकता है कोई भी लिविंग बॉडी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर में जो भी केमिकल रिएक्शन है या फिर कोई भी मेटाबॉलिज्म है, सब फंक्शनिंग प्रॉपर हो रहा है, तो वो लिविंग स्टेट में आ जाता है, बस वही चीज है। ठीक है सर। इसलिए लिखा है लिविंग स्टेट नॉट इक्विलिब्रियम, कभी भी इक्विलिब्रियम में वो आ ही नहीं सकता है। लेकिन कोई भी स्टडी स्टेट या लिविंग स्टेट जो होता है वो एबल होता है कि वो परफॉर्म जो है, जो भी वर्क है वो अच्छे से परफॉर्म करे, बस वही चीज है, ठीक है। आओ सेल साइकिल में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन
एक बार सबसे पहले अपना माइक ऑफ करो, तो आवाज आ रहा है पूरा। हाँ माइक ऑफ करो। हाँ क्वेश्चन नंबर जो पूछे थे क्या 15, क्या बोले थे क्वेश्चन बोलो तो। So 15. Which of the following statement is correct regarding G naught phase? रिगार्डिंग Option जी नॉट, हाँ बोलो। A. Option A. Mitogens are present in G naught phase. B. Mitogens are present but energy-rich compounds are absent. C. Both mitogen and energy-rich compounds are present. Neither mitogen nor energy-rich compounds are present. देखो इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग जी नॉट फेज। तो माइटोजन आर प्रेजेंट इन जी नॉट फेज। माइटोजन का मतलब समझते हो? नहीं सर। माइटोसिस वाला जो प्रोसेस है, माइटोसिस समझते सर, माइटोजन वो टर्म को चेंज किया गया है इसमें, ठीक है, इसमें टर्म को चेंज कर दिया गया है और इसमें कुछ है नहीं वैसा, ठीक। दूसरा क्या है, माइटोजन आर प्रेजेंट इन जी नॉट फेज, दूसरा है। तो इसमें करेक्ट ढूंढना है ना, तो माइटोजन आर प्रेजेंट इन जी नॉट फेज, दूसरा है माइटोजन आर प्रेजेंट बट एनर्जी रिच कंपाउंड आर एब्सेंट, और तीसरा है बोथ माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड आर प्रेजेंट, और लास्ट है नाइदर माइटोजन नॉर एनर्जी रिच कंपाउंड आर प्रेजेंट। माइटोजन यहाँ पे तो माइटोसिस नहीं होगा यहाँ पे माइटोजन। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, माइटोजन देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि माइटोजन के बारे में हमको भी एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इसको हम देख के तुमको बता देंगे, ठीक है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी चीज जी नॉट फेज में ज्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, जैसे एनर्जी रिच कंपाउंड आर प्रेजेंट, ये सब जो है ना, ये सब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है तो इसमें एनर्जी वगैरह नहीं होता है। तो जी नॉट फेज क्या है, जी नॉट फेज में अगर कोई चला गया सेल तो फिर वहां पे क्या होता है, कैंसर सेल होने का खतरा रहता है उसको ना, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो माइटोजन वाला हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में नहीं हमको आइडिया अभी, तो हम नेक्स्ट क्लास बता देंगे। आगे बोलो। So question 25. 25 क्वेश्चन पढ़ो। Colchicine is a cell poison which arrests cell division at dash and can induce dash. हाँ तो इसमें क्या दिक्कत हो गया? Colchicine क्या होता है नहीं पता। क्वालिटी स्ट्रक्चर उसको कवर अप करने का काम करता है, बट सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो पहला वी शेप्ड जो है वो किस में होगा, तो इसको नोट कर लो, वी शेप्ड है वो मेटासेंट्रिक में होता है, ठीक है। और फिर एल शेप्ड जो होता है वो सब मेटासेंट्रिक में होगा, और जे शेप्ड जो है वो एक्रोसेंट्रिक में होगा, और आई शेप्ड जो होता है वो टेलोसेंट्रिक में होगा, ठीक है। अच्छा आई यहाँ पे जो आई शेप्ड जो बोलता है, आई शेप्ड में हम क्या बताए थे कि सब मेटासेंट्रिक, सॉरी टेलोसेंट्रिक में होगा। तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में तुमको एकदम आ जाएगा, क्योंकि टेलोसेंट्रिक का मतलब होता है ये एकदम छोटा सा रहता है और एक बड़ा सा होता है, ठीक है। मेटासेंट्रिक में ये है तुम्हारा, सब मेटासेंट्रिक में तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर मेटासेंट्रिक में एकदम पोजीशन पे ही रहेगा, और ये है तुम्हारा टेलोसेंट्रिक, इसी तरह से है। तो हम पहला आंसर क्या बताते हैं, वी शेप्ड इज अ मेटासेंट्रिक। उसके बाद एल शेप्ड है जो कि तुम्हारा सब मेटासेंट्रिक है। उसका जे शेप है वो है तुम्हारा एक्रोसेंट्रिक, एंड डी जो है वो है तुम्हारा टेलोसेंट्रिक, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, और आगे बोलो। So question number 16. क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन पढ़ो। Centrioles undergoes duplication during
dash of dash and began to move toward opposite pole of the cell during dash stage of dash. सेंट्रियोल क्या पूछे थे, फिर से बोलो। Centriole undergoes duplication during dash stage of dash and began to move toward opposite pole of the cell during dash stage of dash. ये तो इजी है, बताओ कोई आंसर। इंटरफेज में एस फेज में वो डुप्लीकेशन करता है। हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं पता। देखो शायद क्वेश्चन toward opposite pole. एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रही है कि सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग डैश ऑफ डैश, है ना। एनाफेज में सर अपोजिट एंड में जाता है। एस फेज में इंटरफेज, ठीक है सही है। एंड बीइंग टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल ड्यूरिंग, तो क्या हो जाएगा, प्रोफेज या एनाफेज। एनाफेज होगा। एनाफेज, गुड आंसर क्या हो जाएगा देख लो। और माइटोसिस तो है ही, ये नॉर्मल। सर इसका आंसर में प्रोफेज दिया हुआ है। आंसर में प्रोफेज दिया हुआ है ना, गलत है वो। हाँ, began to move toward opposite pole of the cell during prophase of the stage mitosis. नहीं 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 नहीं, प्रोफेज ये कुछ, ये गलत है, नहीं होगा। क्योंकि मेटाफेज तुम फिगर देख के भी देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी फिगर है तुम्हारा। मेटाफेज में आ रहा है बीच में, ठीक है। और फिर हाँ, तुम्हारा हाँ बीच में आ रहा है मेटाफेज में, और फिर एनाफेज में वो पोल पे जा रहा है ना, वही तो पूछा है, टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द ड्यूरिंग, ठीक है। हाँ सर आंसर तो एनाफेज ही आ रही है, अपोजिट लेकिन पोल ऐसे भी लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। तो आंसर इसका एनाफेज ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो यही होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या दे रहा है, प्रोफेज दे रहा है ना। हाँ सर आंसर ए होगा, आई मीन सॉरी एनाफेज होगा, ठीक है। एनाफेज रखो, वैसा में कोई बात सिस्टम देख लेंगे। एनाफेज में ही वो होता है। मेटा के बाद देखो एक्चुअली क्या है, सिंपल प्रोसीजर। प्रोफेज में क्या होगा कि वो लोग प्रेजेंट होता है बस ऐसा ही, तो उसमें लेट प्रोफेज में क्या करना पड़ता है, मेटाफेज में आई मीन बीच में आना स्टार्ट होता है। फिर लेट, जब मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आएगा तो धीरे धीरे वो डिवाइड होके पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। यस सर। सेंट्रोसोम है तो और आगे बोलो। Sir, 54. क्या आवाज नहीं आ रहा, बोलो। 54. 54। Yes, sir. हाँ क्वेश्चन पढ़ो। To build up food reserves in the cytoplasm, chromosomes become unfolded to start transcription of mRNA and rRNA during which phase of meiosis 1? Which phase of meiosis 1? To build a food reserve in the cytoplasm, chromosome become unfolded to start transcription of mRNA and tRNA during which phase of meiosis 1 है ना, ठीक है। तो डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड लिप्टोटिन। तो धीरे धीरे सबका स्टेज याद करो, क्या आता है डाइकाइनेसिस में, क्या होता है बताओ। जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में मतलब वहां पे फ्यूज होता है एक तरह का जाइगोट जैसे फ्यूज करता है, उस तरह जाइगोटिन फेज है। डिप्लोटिन में क्या हो जाएगा, सॉरी डाइकाइनेसिस में बताओ क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्माटा, ठीक है। डिप्लोटिन में क्या होगा, एक्स से चियाज़्माटा बनेगा। चियाज़्माटा। लिप्टोटिन में क्या होगा, किसमें सर, लिप्टोटिन लिप्टोटिन तो वो कंडेंस होके विजुअल होगा, क्रोमोसोम विजुअल होगा, ठीक है।
तो इसमें लिखा है टू बिल्ड अ फूड रिजर्व इन साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम बिकम अनफोल्डेड टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA। का जो है ऑप्शन क्या दे दिया? ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से देखो, ऑप्शन है डायकाइनेसिस, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड लिप्टोटीन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिप्लोटीन होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज्ड होता है बाय सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें काइजमाटा बनता है, होता है ना, जिसमें क्रॉसिंग ओवर भी देखते हैं ना। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसी टाइम पे ये जो है अनफोल्डिंग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर के बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है ना डिप्लोटीन में, होता है कि नहीं? कैसे? Yes, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर के बाद जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तब जब क्रोमोसोम डिप्लोटीन जो होता है वो आई मीन डिप्लोटीन में जब काजमाटा फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, यस। होगा कि नहीं? हाँ या ना, बोलो। हाँ sir. हाँ, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर होगा तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा ही होगा। होगा सर डायकाइनेसिस नहीं समझ हो में आ रहा? सकता है देखो, सबसे पहले ये सर? बताओ ना कि डिप्लोटीन जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो होता क्या है? Dissolution of the synaptimal complex. हाँ, डिसोल्यूशन हो गया उसका। उसके बाद फिर वो क्या बनाता है बताओ तो? रिकॉम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम बनाता है। किसका? बाइवेलेंट फॉर्म का होमोलोगस क्रोमोसोम बना, उसका वो सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद, लेकिन सेपरेट जो होता है किस साइट पे नहीं होता है जिसमें काइजमाटा बनता है? साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, क्रोमोसोम बिकम अनफोल्डेड टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA एंड RNA ड्यूरिंग व्हिच ऑफ फेज मियोसिस 1 है। ठीक है, तो इसमें डिप्लोटीन वाले प्रोसेस में देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाइगोटीन में तो कभी नहीं होगा, लिप्टोटीन में भी नहीं होगा, डायकाइनेसिस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि डायकाइनेसिस अगर हो गया तो मतलब वो अलग हो गया। तो बचता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन ही इसका आंसर होगा। डायकाइनेसिस नहीं हो सकता है क्या? डायकाइनेसिस, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर इन्वेलप से न्यूक्लियर इन्वेलप हाँ, डायकाइनेसिस तुम कैसे ले सकते हो? इसमें तो टर्मिनलाइजेशन है ना। हाँ सर, लेकिन उसमें ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, तो अगर ब्रेक डाउन होगा फिर वो mRNA के लिए प्रोसीड करे आगे। न्यूक्लियर इन्वेलप का ब्रेक डाउन होता है। हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ, हाँ तो वो तो होता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी और ब्रेक, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो देखो मेटाफेज, सॉरी मतलब डायकाइनेसिस जो है एक तरह का ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, सॉरी ट्रांजिशन टू एनसीईआरटी में देखो। सर है, डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। हाँ, तो इसमें कैसे होगा? इसमें बोल रहा है स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA एंड tRNA ड्यूरिंग विच फेज, मतलब किस फेज में क्रोमोसोम जो होता है वो mRNA एंड tRNA जो होता है वो मतलब कहने का वो स्टार्ट करता है इस प्रोसेस को, mRNA का एंड rRNA का ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो वो तुम्हारा डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस मतलब टर्मिनलाइजेशन हो गया, एकदम लास्ट फेज हो गया। उसके बाद तो फिर अलग चीज हो जाएगा ना उसका, मतलब कि क्रोम ये अलग हो गया तो फिर वो टर्मिनल होके हट जाएगा वहां से। क्या नहीं समझ आ रहा है? सर एनसीईआरटी में एक्चुअली है नहीं कहीं पे भी कि mRNA ट्रांसक्राइब होता है। हाँ, वो चीज हम भी वो तो हमको पता है। ठीक है, उसमें बस काइजमाटा को दे दिया है, क्रॉसिंग ओवर पे ये नहीं होगा, सेपरेट नहीं करेगा, बस इतना लिख के छोड़ दिया है। और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है, बट हमारे आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन है उसे उसी जगह पे ही होगा। ठीक है, सर इसको फूड रिजर्व साइटोप्लाज्म इंक्रीज को किससे रिलेट किया गया है?
सर आंसर क्या है इसका? मेरे हिसाब से तो ये डिप्लोटीन होना चाहिए। और दिया क्या है? आंसर में डिप्लोटीन, देखो डिप्लोटीन ही तो दिख रहा है। वही होगा सर तब। सर क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना कि इसमें देखो क्या है ना कि जब तक फूड मटेरियल रिजर्व नहीं होगा तो क्या ये oocytes या फिर जो भी स्पर्म वगैरह बनता है बन पाएगा? क्योंकि इस टाइम पे अगर mRNA और rRNA नहीं ट्रांसक्रिप्ट करेगा, जो हम लोग बोलते हैं कि डीएनए एंड आरएनए का जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होके फिर वो डिवाइड करके अलग हो जाएगा। तो अगर उसके पहले नहीं होगा तो अलग होने के बाद होगा क्या? उसके पहले ही ना होगा। जैसे नॉर्मली क्या है, एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं में लिख रहा है कि प्राइमरी oocytes जो होता है, ठीक है, जब प्राइमरी oocytes का प्रोसेस होता है एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में और बर्ड्स वगैरह में, तो इस तरह का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि जब तक फूड रिजर्व नहीं होगा और mRNA और RNA ट्रांसक्रिप्ट नहीं करेगा तो फिर आगे वो प्रोसेस फर्दर प्रोसीड कैसे करेगा अगर वो मतलब अलग हो गया तो? ठीक है, तो ये एक्चुअली में पर्टिकुलर, क्योंकि एनसीईआरटी में भी तुम्हारा एक चीज लिखा हुआ है, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ठीक है, ये चीज सही में होता है वर्टिब्रेट्स के केस में, क्योंकि जो एग लेइंग वगैरह होता है मैक्सिमम उसमें तो चाहिए ही ना, है कि नहीं? इसीलिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास, फिर एक अच्छे से हम समझा देंगे। ठीक है, तो हम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये oocytes के केस में लिख रहा है ना, बट ये चीज तो पक्का है कि अगर डाइकाइनेसिस के टाइम पे होता है तो इसका मतलब वो टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर ये प्रोसेस प्रोसीड कर ही नहीं पाएगा, तो उसके पहले ही होगा। तो उस हिसाब से हम डिप्लोटीन वगैरह, डिप्लोटीन आंसर दिए, क्योंकि लेप्टोटीन जाइगोटीन तो होगा ही नहीं, वो जो होना है, क्योंकि वो सब तो अलग प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन आगे बढ़ो। हेलो सर 89 89 क्वेश्चन पढ़ो। The process of crossing over is assisted by which of the following enzymes? राइबोलेस। क्या क्वेश्चन पूछना? द प्रोसेस, हेलो, द प्रोसेस क्या बोल रहे क्वेश्चन? क्वेश्चंस बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन बोलो तो फिर से। कौन सा क्वेश्चन बोला? हमको सुनाई नहीं दिया ठीक से। वो रिकॉम्बिनेज शायद एंजाइम होगा। कुछ एंजाइम से क्वेश्चन क्वेश्चन था क्या? फिर से बोलो तो, क्या क्वेश्चन बोले थे, हम सुने नहीं थे। क्वेश्चन सुने नहीं सर, वो बोल रही थी रिकॉम्बिनेज आंसर होगा वैसे। क्वेश्चन बताओगे तो ना जी। क्वेश्चन हम भी ठीक से नहीं सुन पाए, कहाँ चली गई? लेफ्ट कर दिए सर। लेफ्ट कर गई है? यस सर। वो लग रहा कट गया होगा, कनेक्शन खत्म हो गया, फिर से रिज्वाइन कर रही होगी। कट गया होगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं दूसरे एक चैप्टर से टॉपिक था, कौन सा बोलो? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन का।
वो टॉपिक को एक बार फिर से बता दें। नल इम्पल्स, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, अच्छा जनरेशन, हाँ वो इजी है। अच्छा ठीक है, रुको हम बता देते हैं। ठीक है, जिसमें वही देखो K+ उसमें ज्यादा क्या है ना, रेस्टिंग स्टेज को कौन सा स्टेज बोलते हैं और एक्साइटेड स्टेट कौन सा स्टेट बोलते हैं, तुमको हम बताते हैं। क्योंकि उसमें ध्यान देना कि Na+ और K+ का मतलब मैकेनिज्म है। ठीक है, हाँ उसको अगर समझ गए तो समझ में आ जाएगा, हम बता देते हैं। नर्व कंडक्शन या नर्व, ठीक है, जनरेशन जो एंड मेम्ब्रेन कंडक्शन। है ना, वो मतलब सिनेप्टिक, सॉरी केमिकल, कैमोसिनेप्टिक नहीं ना पूछ रहे हो, नर्व कंडक्शन ना पूछ रहे हो। हाँ सर, वही वही रेस्टिंग पोटेंशियल हाँ, जो जिसमें है प्लस माइनस का जो Na+ और रहता है ना, ये वाला। हाँ हाँ सर। हाँ देखो, इसमें होता क्या है कि ये हो गया रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना, क्योंकि जो नर्व का इम्पल्स है वो सैलेटरी मूवमेंट करता है, वो इस तरह के मूवमेंट पे पास करेगा। ठीक है, ये तो जानते होगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो ध्यान देना, पॉजिटिव ऊपर होता है, निगेटिव है। इट इज अ रेस्टिंग स्टेज, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट होगा तो जो कुछ पार्ट है वो माइनस और नीचे प्लस होगा, इस तरह का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डीपोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं, डीपोलराइजेशन स्टेट। लेकिन ये होता कैसे है, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है कि K+ बाहर होता है, K+ बाहर होगा और Na+ अंदर होता है, जिसके कारण ये मैकेनिज्म मेंटेन होता है। जैसे ही सर स्टिमुलस आता है तो K+ ध्यान बाहर रखना कि हेलो, K+ बाहर Na+ अंदर, ये रेस्टिंग स्टेट में रहता है। रेस्टिंग में ना, एक मिनट देख लेते हैं। पूछ रहे सर हम। हाँ, हमको जहाँ तक याद है वही है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, हम तक ठीक है। ठीक बोल रहे हो तुम। 2K+ अंदर होगा, 3Na+ बाहर होगा। ठीक है, ये सही है। देखो, तो इसमें क्या होता है कि K+ का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे ये जो परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 3Na+ का कंसंट्रेशन लो होगा और इसका हाई होता है। तो जैसे स्टिमुलस आएगा तो इसका हाई होने के कारण ये जस्ट ऊपर, जैसे ही ये ऊपर जाएगा, आई मीन K+ ऊपर जाएगा, Na+ तुरंत नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे में था K+, 2K+ ऊपर, 3Na+, और ये जो फिर चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज हो जाएगा वो आई मीन वो इम्पल्स फिर वो आगे बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे इम्पल्स आ गया, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये इसी के लिए होता ही है। क्योंकि इतना जो सेगमेंट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये चेंज होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर चेंज होगा, यहाँ पे आएगा, इस तरह से मूवमेंट करता है। तो मेन यहाँ ध्यान रखना कि K+ जो होता है उसको परमिएबल बना देता है, किसको, Na+ को अंदर आने के लिए, जिसके कारण वो चार्ज को एक्सचेंज करता है, और एक्सचेंज करेगा तो फिर वो पोलराइजेशन से डिपोलराइजेशन होगा, और इसी के बाद जब यहाँ पे काम खत्म तो फिर से रिपोलराइजेशन स्टेट में चला जाएगा, तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा। बस यही मैकेनिज्म इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, एक्सचेंज तुमको कहीं कहीं पे तुमको 30 MB 70 MB वो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सर उसमें यहाँ नहीं वोल्ट, समझे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्ट भी वहां पे डिपेंड करता है। तो 30 to 70, 0 से 30 to 70 जा सकता है, वो एक्साइटेड और रेस्टिंग स्टेज का वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो उस तरह से क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन, क्योंकि उसमें देखना तुम बुक में पढ़ोगे तो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स लिखा होगा, तो इस केस में इनफ्लक्स चला जाता है और इस केस में आउटफ्लक्स चला जाएगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट होगा, और क्या। Na+ जब सर अंदर बाहर आएगा में और 2K+ जब बाहर जाएगा, तो इसी को 2K+ जब बाहर जाएगा तो जो पोलरिटी वो बढ़ा देता है, बस पोलरिटी सर बढ़ाएगा, चेंज करेगा बाहर में और वो नर्व का 3Na+ कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोलो। बाहर में 3Na+ लो रहेगा। 3Na+, हाँ, उसका कंसंट्रेशन हमेशा लो होता है।
सर वो ये ठीक है। एक्सचेंज का हम नहीं समझ पाए। देखो एक्सचेंज, देखो जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा तब तक एक्सचेंज नहीं कर पाएगा वो। थोड़ा सा ये ब्रीफ जब में ले तक जाइए। यहाँ पे स्टिमुलस नहीं आएगा तो एक्सचेंज नहीं होगा। स्टिमुलस आएगा, ठीक है, इसको एक्सचेंज कराना है ना, तो एक्सचेंज जब तक नहीं कराओगे, मान लो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, जब तक इसको एक्सचेंज नहीं कराओगे तो नर्व को इम्पल्स कैसे कंडक्ट करेगा? कंडक्शन भी तो जरूरी है। जैसे एक सिंपल सा चीज समझो कि जैसे मान लो ये हमारा सेंस ऑर्गन स्किन है, इस पे कोई भी स्टिमुलस तुम डालोगे तो ये तो रिसीव करेगा ना, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ते हो, जो कॉन्सेप्ट यहाँ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें। तो जब तक पोलराइजेशन स्टेट को चेंज नहीं करेगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस नहीं करेगा, तब तक ये कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, स्टिमुलस ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है, तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा इसीलिए। और जहां पे 2K प्लस पोटासियम का जो होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, एक थ्योरी भी है जो एटीपी के हेल्प से ये होता है। और हाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो होता है तो एटीपी के साथ साथ में एक एंजाइम भी काम करता है जिसको बोलते हैं एटीपीएज एंजाइम। ये एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है जिसके कारण ये हेल्प से ये चेंज करने का काम करता है। लेकिन परमेबिलिटी अगर पूछा जाएगा तो K प्लस का कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहता है और यही परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब स्टिमुलस आया तो। ठीक है, समझे? हाँ सर समझ गए, एक बार पढ़ लेंगे पहले फिर पूछेंगे। हाँ ठीक है, एक बार पढ़ लेना, फिर अगर कुछ वैसा होगा तो बुक्स पढ़ना ना। इनफ्लक्स कहीं भी दिखेगा, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स वहां पे थोड़ा ध्यान देना, तुमको दिख जाएगा। वैसे सेकंड पेज में ही है, टॉपिक का सेकंड पेज में, जहाँ फिगर है उसके नीचे में ही है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आई क्या, वो कनेक्ट हुई? हेलो, हाँ सर। कनेक्ट हुई क्या? नहीं कनेक्ट हुई लग रहा है, पता नहीं सर। आवाज बहुत धीरे है। और कुछ पूछना है? फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है? क्या? फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मो, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। फ्रैग्मोप्लाज्म बोले? फ्रैग्मोप्लास्ट। अच्छा, फ्रैग्मो, फ्रैग्मो बोले ना, फ्रैग्मो, पीएच ना, पी या एफ? PHRAGMO। समझ गए, ठीक है। देखो फ्रैग्मोप्लास्ट जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल के जैसे मान लो कोई सेल है और डॉटर सेल है, ठीक है, सपोज दैट मान लिया जाए ये सेल है, ठीक है, तो इससे डिवीजन होकर तो इसका डॉटर सेल बनेगा। लेकिन डॉटर सेल कब बनेगा? जब इस दोनों के मान लो बीच में डिवीजन होगा। तो ये सेल था और ये जब डॉटर सेल बनेगा तो बीच में डिवाइड होगा तब ना डॉटर सेल बनेगा। तो ये डिवीजन के टाइम पे जो सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। समझ आया? यस। मतलब कि एक तरह का सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा बिटवीन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, ठीक है, यही है और कुछ नहीं। मतलब प्लांट सेल में ये हेल्प करता है। और कुछ? हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, परऑक्सीजियोम का क्या फंक्शन रहता है? पर ऑक्सीसोम, परऑक्सीजियोम देखो सेल चैप्टर में से। हाँ पर ऑक्सीसोम का सेल ऑर्गेनेल का बात कर रहे हो ना? सर। पर ऑक्सीसोम जो होता है वो एक तरह का टॉक्सिसिटी को रिलीज करता है जो कि सबसे ज्यादा लिवर एंड किडनी सेल में प्रेजेंट होता है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि परऑक्सीसोम अगर जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग एक तरह का क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे मान लो सपोज दैट मान लो कोई पर्सन जो होता है ना कि कोई पर्सन ज्यादा अमाउंट में वाइन वगैरह पीता, बोलता दारू ज्यादा पीता, तो क्या बोलता है उसका लीवर खराब हो जाता है, ऐसा बोलता है, ठीक है। Yes. और तो उस केस में एक तो परऑक्सीसोम का काम किडनी और लीवर में ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक को रिलीज करता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि ऑक्सीजन जो होता है, कहने का मतलब जब हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है तो उस टाइम पे ये ऑक्सीजन सर्वर होता है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है,
ये भी है एक, और दूसरा टॉक्सिसिटी भी रिलीज करता है। इसीलिए टॉक्सिसिटी कोई को भी वेस्ट जैसे प्रोडक्ट जो होता है सबसे पहले लीवर में जमा होगा, फिर किडनी में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए ब्लड के केस में। तो लीवर एंड किडनी में सबसे ज्यादा परोक्ष फॉर्म है, क्योंकि टॉक्सिसिटी हटाना। और दूसरा ये ऑक्सीजन सर्वर है, मतलब ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। इसी के लिए टॉक्सिसिटी को कम करता है या फिर ये बढ़ाता है? कम करता है, कम करने का सर काम करता है। ये रिलीज नहीं हैं? करता होगा ना, जैसे जो नहीं नहीं, टॉक्सिक रिलीज आया नहीं है? करता है, कम करता है, कम करता है। टॉक्सिसिटी हटाता है, रिमूवल करता है, ठीक है, हाँ कम करता है। और दूसरा तो बोले तो ये ऑक्सीजन सर्वर है, कहने का मतलब एक तरह का ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल्स है, और क्या, ठीक सर। है। और एक था मॉर्फोलॉजी में हाँ बोले। सर, जो फैबेसी सोलेनेसी जो फैमिली है और लिलिएसी, हाँ हाँ, तो सर इससे क्वेश्चन क्या आता है या तीनों इम्पोर्टेंट है क्या इसके बारे में? देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा तुमको हम बता देते हैं, ठीक है। तुम लोग अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसको खोलो, चैप्टर को, आई मीन टॉपिक को खोलो, ठीक है। हाँ सर बोलिए। उसमें देखो सबसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, सोलेनेसी, फवेसिया, सोलेनेशिया है, तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, देखो वहां पे कहीं है इकोनॉमिकल हाँ इम्पोर्टेंस। सर। हाँ सर। हाँ, तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को याद करना, जैसे तुमको लिख देगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं तुम्हारा फवेसिया का, इसमें एक इकोनॉमिकल इंडिगो फेरल, इंडिगो फेरा लिखा है, देखो डाई में, यस सर। डाई में इंडिगो फेरा, डायरेक्टली बोलेगा इंडिगो फेरा किस फैमिली का मेंबर है, तो इस तरह का क्वेश्चन ही आता है। बाकी फ्लोरल कैरेक्टर से वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट फॉर्मूला को जरूर याद करना। बाकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जैसे याद कर सकते हो कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्पल के ही थ्रू मतलब आता है, और कुछ नहीं है इसमें। सर इसका ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर, ये एक दिन क्लास में बता देते हैं। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर में है मतलब क्या, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन जो है, हाँ वैसे तो मतलब फॉर्मूला तो हम याद कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार नहीं नहीं, अगर हाँ चैप्टर वो आप। तो फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि तुम उसको समझ जाओगे, ठीक है, वो चीज है, तो उसको बता दे क्या। हाँ सर, अगर बता पाते तो बता दें। बता ही देते हैं, बता क्या पाते। देखो सबसे पहले जो भी डिनोशन दिख रहा है तुमको, ठीक है, yes। जो भी डिनोशन दिख रहा है तो फवेसिया का ही जैसे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है तुम्हारा परसेंटेज, इस तरह का सिंबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर तुम्हारा ये हम जाइगोमॉर्फिक। जान हाँ सर, ये हम जान रहे हैं। इसमें जो वेजिटेटिव कैरेक्टर दिया है, जैसे लीव्स में है, देखो स्टिपुलेट है, फिर हाँ और भी बहुत हाँ वो सब जो कोरोला है, कैलेक्स है, इसके अंदर जो बहुत सारा दिया है, ये हम पूछ रहे थे। अच्छा, वो है, अच्छा ठीक है। इसको तो तब कल इसके क्लास नहीं लिए, करा, हाँ ये लंबा थोड़ा जाएगा, देखो इसलिए कल क्लास। इसमें इसमें तुमको एक चीज बता देते, देखो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो भी चीज दिया हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी के अंदर में सारा कुछ को टर्म को वो डिफाइन कर चुका है, कुछ कुछ चीज है जो तुमको छोड़ा है, ठीक है। जैसे इरेक्ट और क्लाइंबिंग, जैसे बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहला स्टेम में है इरेक्ट और क्लाइंबिंग, ठीक है। इरेक्ट का Yes। मतलब क्या होगा, सीधा, और क्लाइंबिंग भी करेगा, वैसा प्लांट इसमें आता है स्टेम का, ठीक है। लीफ में Yes। अल्टरनेट, पिनाटली, कंपाउंड और सिंपल, लीफ बेस, पल्विनेट, पल्विनेट मतलब समझते हो। पल्विनस जहाँ पर वाटर भर हाँ, जाता है। पल्विनस का मतलब क्या, बेस ऑफ लीफ, तुम लोग हाँ बोलते हैं ना, हाँ बेस सर। ऑफ लीफ, ठीक है। और स्टिपुलेट क्या होगा बताओ। स्टिप्यूल्स जो एक्सियल ऑफ लीफ में रहता है, हाँ, तो वही लीफ तो के। है उसमें। अच्छा ठीक है सर, हम पढ़ लेंगे फिर से, जहाँ जहाँ हमको वो अंडरलाइन कर लेंगे। हाँ 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 हाँ, उसमें देखो सब कुछ तुमको दिया हुआ है, समझा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस खाली जैसे वेनेशन सब कुछ तुम्हारे सामने, रेसिमोज इंफॉर्मेशन दिया, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, सेपल, फाइव सर वगैरह सब दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो एक बार पढ़ लो, उसमें फिर कुछ दिक्कत होगा तो पूछ सकते हो, एक ठीक है। लीव्स में है हाँ ब्रैकेटेड और ई ब्रैकेटेड, ये क्या होता हाँ, है? ब्रैकेट एक इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा तुमको, ब्रैकेटेड है ब्रैकेटेड नहीं और ब्रैकेटेड हो। ई ब्रैकेटेड। हाँ,
देखो ब्रैकेटेड कैसे इसको तुमको हम बताएं, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये कोई स्टेम समझ लो, ये लीव्स है, रिड्यूस्ड लीफ समझते हो? क्या सर? रिड्यूस्ड लीफ, जैसे जैसे तुलसी का मान लो, प्लांट में। जैसे मान लो ये, हाँ ठीक है, जैसे मान लो ये है तुम्हारे स्टेम, इसमें बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच है, बस एक ब्रांच में जो छोटा सा निकलेगा और उसको लीफ बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाएगा, एकदम छोटा छोटा लीफ की तरह दिखेगा, उसी को हम ब्रैकेटेड, जैसे तुम तुलसी का एग्जांपल दिया ना, सर। तो ब्रैकेटेड लीफ का मतलब रिड्यूस लीफ है, वो बहुत बड़ा लीफ नहीं होता है, बस वही चीज है, समझे? हाँ सर। और यू मतलब ब्रैकेट जिसमें कि कहने का, हाँ, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड लीफ, ठीक है। तुम जब बनाया होगा इधर जो भी है 8-10 साल का, क्योंकि 2008 के बाद से जब सिलेबस चेंज होगा तुमको बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट मिला होगा। हाँ सर। तो बायो में वो काफी है, तुम अगर 10 साल तक बना लिए ना तो बहुत काफी है, ठीक है। सर और एक वर्ड है। हाँ हाँ बोलो। सर बोलो। अब एक्चुअली क्या है कि इस बार एनटीए जो एग्जाम ले रहा है ना, थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन है कि कैसे लेगा नहीं लेगा। अभी तक का जो पैटर्न है वही हम तुमको भी बता रहे हैं। आई मीन सीबीएसई जो लेती थी, नीट जो लेती थी सीबीएसई बोर्ड, तो उसका बस एक ही रूल था कि नहीं, हमको एनसीईआरटी के बाहर नहीं रखना है किसी को, इसलिए वो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम देखा होगा, बनाया होगा, तो 75 to 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही लाइन से रहता था या एनसीईआरटी बुक से ही रहता था। आप 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बाहर से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ बोलो। सर एक वर्ड है लिम्बिक लोब हाँ और लिम्बिक सिस्टम। अच्छा, हाँ ये तुम्हारा ब्रेन का ये ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। हाँ सर। एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम जो है ना, क्या होता है कि हाइपोथैलेमस समझ रहे हो, हाँ सर। हाइपोथैलेमस के अगल बगल को एसोसिएटेड एरिया बोलते हैं, और वो एसोसिएटेड एरिया को एमलगाटा बोला जाता है। वहीं पे हाँ एक, हाँ वहीं पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्टली ह्यूमन का सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करता है, सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशनल, तो वही कंबाइनली जो मेंटेन कर रहा है उस एरिया को ही लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब बोलते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस के अराउंड एक रीजन हाँ, होता है जहाँ एसोसिएशन होता है, हाँ वो एसोसिएटेड एरिया होता है, हाँ अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस करके है, ये पढ़े होगे तुम, ठीक है। उसी हाँ के उसी के पास भी एरिया है, I mean, वही जो है एक एसोसिएट होके एक सेक्सुअल बिहेवियर या इमोशंस वगैरह जो है कंट्रोल करता है, इसी सिस्टम को लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, अच्छा। ठीक है, वो चीज है। और बोलो। सर उसी में एक है मोटर एरिया और सेंसरी एरिया। हम्म, इसमें थोड़ा बोलिए इसके बारे में। तो मोटर एरिया देखो, सेंसरी एरिया में क्या है, कोई भी अगर जैसे रिफ्लेक्स एक्शन समझते हो ना, हाँ सर। रिफ्लेक्स एक्शन में सेंसरी सेल का क्या काम है? वो स्टिमुलस को पहले लेता है, रिसीव कर, हाँ रिसीव रिसीव करता है। करेगा, तो सेंसरी यस। एरिया वही है, मोटर एरिया वही है, वहां पे दोनों का मतलब है, बस मोटर एरिया जो नाम रिप्लाई एक करेगा। रिप्लाई करेगा, सेंसरी उसको रिसीव करके ब्रेन तक या स्पinal cord तक पहुंचा के फिर उसको आगे का फर्दर जो मैकेनिज्म है वो मेंटेन करता है। यस सर। एक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में एक चीज कॉमन जो क्वेश्चन पूछता है वो हम बता देते हैं, बाकी बात फिगर में जो भी चीज है उतना ही रखो। ऐसे प्रोटीन का जो और स्टेरॉइडल जो होता है, दो टाइप का हार्मोन दिया हुआ है। प्रोटीन हार्मोन के मैकेनिज्म में ऑलवेज सेकेंडरी मैसेंजर का जरूरत पड़ जाएगा तुमको, जो कि तुम्हारा साइक्लिक एएमपी होता है। साइक्लिक एएमपी कहाँ से बनेगा, तो एटीपी बॉडी में है, एडीपी बॉडी में है, उसी से वो कन्वर्ट करके एएमपी बनाता है। एएमपी मतलब हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो उसके लिए बहुत सारा मैकेनिज्म है, उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन में किस स्पेशल टाइप का जी प्रोटीन होता है। जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा एंड गामा, और उसी में से एक यूनिट जो है डायरेक्टली कनेक्ट होता है तुम्हारा एटीपी बोलो या एडीपी से, और एडीपी से वो कन्वर्ट होता है एएमपी। इसमें एंजाइम है, बट ये मैकेनिज्म बहुत लंबा है, बट तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद करो तो क्वेश्चन यहीं से पूछा है हमेशा, दो बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो फ्लो चार्ट दे देगा, फ्लो चार्ट में सेकेंडरी मैसेंजर जो है सीएमपी को मिसिंग कर देगा, बोलेगा क्या आएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन स्टेरॉइडल से बनता है कि क्या स्टेरॉइडल हार्मोन मैकेनिज्म में किसी भी तरह का
सेकेंडरी मैसेंजर का जरूरत पड़ता है? तो नहीं, वो डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस में जाके जीनोम या जीन पे अटैक, मतलब वहां पे एक्ट करता है और वो फिर फंक्शन डायरेक्ट करता है। तो स्टेरॉइडल या मीन सेक्स हार्मोन जो एग्जांपल में ले सकते हो, और इसमें प्रोटीन हार्मोन में बस। लेकिन प्रोटीन हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर का जरूरत पड़ेगा, स्टेरॉइडल में नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और इसका अगर मैकेनिज्म तुमको अगर मन है तो हम नेक्स्ट क्लास को अच्छे से फिगर के साथ बता देंगे। ठीक है, ठीक। और बोलो सर, 1 मिनट। हाँ, एक काम करते हैं, सुनो। हाँ सर। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है ना, आई मीन नेक्स्ट जो क्लास होगा, फिजियोलॉजी का 3 चैप्टर हम लोग कवर अप करते हैं। सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स तो खत्म हो गया, इसमें और कुछ पूछना है नहीं। ठीक है, नहीं। तो चैप्टर वाइज हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन पूछोगे तभी डिस्कशन हो पाएगा, या टॉपिक बताओ तो हम बताते जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला ठीक है, बट वो समझ में नहीं, क्योंकि सामने नहीं ना हो तो थोड़ा सा ही होता है। ठीक है, बाकी बात तुम जितना क्वेश्चन पूछो, टॉपिक पूछो, डाउट पूछो, पूछ सकता है, समझे। तो तुम लोग 3 चैप्टर जो वो बना के रखना है, और न्यूट्रिशन है, और तुम्हारा क्या है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये 3 टॉपिक है, सॉरी 3 चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए 3 चैप्टर रखते हैं क्या? फिजियोलॉजी में टाइम नहीं लगेगा, वो तो पढ़े ही होगे। हाँ सर। सर, हाँ, इसमें अभी हम जो केवल बोलो। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है केवल वही अभी हाँ सॉल्व करें ना? हाँ हाँ हाँ, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बहुत हद तक तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि तुमको बहुत क्वेश्चन रिपीटिंग मिलेगा, बहुत क्वेश्चन सेम टॉपिक से मिलेगा, तो एग्जैक्टली पता चलता है कि किस तरह से कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आएगा। तो सुन लो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो भी क्लास होगा, आई मीन हमको लगता है परसों ही क्लास है ना शायद।